नमस्कार। पेरिएनल एब्सेस और फिस्चुला से बहुत सारे लोग परेशान हैं। उनकी ये परेशानी देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनकी ये बीमारी जल्दी से जल्दी जड़ से ठीक हो जाए। और दोस्तों, ईश्वर ऐसी बीमारी किसी को भी ना दे। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन देने में जो आपको आपकी बीमारी से छुटकारा दिलाए और आप हमेशा स्वस्थ रहें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव राठौर। मैं एक होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हूं। क्रोनिक और लाइलाज बीमारियों में डील करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पेरिएनल एब्सेस या फिस्चुला का एक ऐसा कारण, एक ऐसा हिडन कॉज जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता है और उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, पूरी बात को ध्यान से समझिएगा, बीच में इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपको पेरिएनल एब्सेस है, अगर आपको फिस्चुला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कारण की बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जिसके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने पेरिएनल एब्सेस और फिस्चुला के इतने ज़्यादा पेशेंट देखे हैं दोस्तों, और सबसे ज़्यादा पेशेंट देखे हैं आफ्टर सर्जरी के। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर्जरी करवा लो। सर्जरी जब करवाते हैं तो 2 महीना उनको पूरा बेड रेस्ट करना पड़ता है, काफ़ी पेन होता है, हैवी एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती है, आप अपना रूटीन वर्क फॉलो नहीं कर सकते। और सर्जरी के साथ एक कंडीशन ये होती है कि आपका इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप सर्जरी करवाते हैं तो एक रिस्क फैक्टर ये होता है कि वहाँ पर पानी लगने की समस्या बार बार होती है और हाइजीन पूरा मेंटेन करके रखना पड़ता है। और महिलाओं के लिए ये हाइजीन मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। तो सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड भी है और साथ ही साथ कोई क्योर नहीं है, ये एक मैनेजमेंट है। आपको लगता है कि सर्जरी से इसका इलाज होता है। ये कोई आर्टिफिशियल चोट नहीं है जिसमें पस पड़ गया है, जहाँ पर घाव को काट के निकाल दिया जाए और रोज रोज ड्रेसिंग की जाए जिससे कि ये घाव भर जाएगा। आर्टिफिशियल चोट लगने के टाइम पे आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी बीमारी की वजह से आ रहा है तो आपको इंटरनल उसको ठीक करना पड़ेगा, उसके कोज को समझना पड़ेगा, उसके कारण को समझना पड़ेगा, तभी आप पेरिएनल एब्सेस को रूट लेवल पे ठीक कर पाओगे। वरना आप एक सर्जरी करवाई, 2 महीने 3 महीने ठीक रहेगा, कोई 5 महीने 6 महीने भी ठीक रहता है, कोई साल भर भी ठीक रहता है, लेकिन फिर पस आना बार बार चालू हो जाता है, पस आता रहता है। मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 बार सर्जरी करवाई, उनकी कंडीशन, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। और दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, पेरिएनल एब्सेस और फिस्चुला एक बीमारी है। जब भी इंटरनल रीअरेंजमेंट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो बॉडी एक्सटर्नली सिम्टम देती है, एक मैसेज देती है कि शरीर बीमार है ना, कि शरीर के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। इसीलिए बॉडी मैसेज देती है बाहर की तरफ कि हेलो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर हम इस सिम्टम को काटेंगे तो क्या हम उस डिसीज को ठीक कर रहे हैं? क्या हम उस शरीर को ठीक कर रहे हैं? नहीं, शरीर को हम और टॉर्चर कर रहे हैं सर्जरी करके। एक मैनेजमेंट के तौर पे ठीक है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल कोई सिचुएशन है और आपको एक मैनेज करना पड़ रहा है उसको, पेशेंट को बचाने के लिए, तब तक वो ठीक है। लेकिन कोई डिसीज है तो उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर ईश्वर ने बीमारी बनाई है इस दुनिया में तो उसका इलाज भी इस प्रकृति में मौजूद है। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ होती है हमारी कि हम सही इलाज नहीं लेते हैं। हम मैनेजमेंट वाला इलाज ले लेते हैं, जहाँ हम एंटी ड्रग्स खा लेते हैं या काट पीट कर लेते हैं शरीर के साथ और फिर रोते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति में हजारों चीजें मौजूद हैं, उनसे इलाज हो सकता है। अब दुनिया क्या है ना कि प्रोडक्टिविटी की तरफ ज्यादा भाग रही है, तो हर एक व्यक्ति सोचता है कि भाई हमको कुछ ना कुछ ऐसा बता दो जिसको हम खरीद के खा लें। लेकिन हर एक शरीर की कंडीशन अलग अलग होती है। उसकी भूख प्यास, उसका स्ट्रेस लेवल, उसका स्टेमिना, उसकी सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी, हर एक पेशेंट की अलग अलग होती है। तो कैसे कोई बना बनाया प्रोडक्ट किसी बीमारी को ठीक कर सकता है या फिर किसी पर्सन को ठीक कर सकता है, जबकि किसी कंपनी ने उस व्यक्ति को देखा तक नहीं है, जाना तक नहीं है।
उसकी सेंसिटिविटी ससेप्टिबिलिटी किस टाइप की है। यूट्यूब पर भर भर के डॉक्टर्स या फिर नॉन डॉक्टर्स आ के हजारों तरह के दवाइयां बता रहे हैं और लोग खरीद खरीद कर खा रहे हैं और अपने शरीर का सत्यानाश कर रहे हैं। जब आप किसी डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर से बात करते हो, तो डॉक्टर आपको डायग्नोस करने की कोशिश करता है, आपको समझने की कोशिश करता है और उसको डायग्नोस करने की कोशिश करता है कि डिसीज एक्चुअली है क्या। बिना डायग्नोस किए, बिना बॉडी को समझे, बिना आपको जाने समझे आप प्रोडक्ट खरीद के खा लेते हो मार्केट में जाके मेडिकल से। और मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये बताते हैं हमने ये खा लिया, हमने वो खा लिया, हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लिया, हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, उसका ट्रीटमेंट हमें नहीं मिला, उसका इलाज हमें नहीं मिला, हम तो ले चुके हैं। तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता है। हमेशा पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन प्रिपेयर होती है, उसकी सेंसिटिविटी ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको जाना पड़ेगा। एक्यूट केस में ठीक है, बट अगर कोई क्रोनिक डिसीज है, क्रोनिक मतलब लाइलाज बीमारी, उनको ठीक करने के लिए शरीर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को मान के चलिए। तो पेरिएनल एब्सेस और फिस्चुला को समझने के लिए सिर्फ बीमारी के नाम पर दवा नहीं खाना है, उसके कारणों को समझना है। तो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया जिसमें मैंने कारण आपको बताए हैं, लेकिन एक मुख्य कारण जो कोई नहीं बताता वो इस वीडियो में आप जानेंगे। और सबसे बड़ा मुख्य कारण पता है क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, और वो है स्ट्रेस। लगाना आपको बहुत सिंपल, और ये सोचना, समझना, सुनना आसान है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। स्ट्रेस, जब भी इस माइंड पर स्ट्रेस आता है ना, और आप लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका मुख्य असर पड़ता है। आपने ये फॉलो भी किया होगा अपनी लाइफ में, एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि स्ट्रेस की वजह से डाइजेशन वीक होता है। कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो आपकी बॉडी में डाइजेशन को वीक कर देता है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अपच हो सकती है, और भी कई तरह की क्रोनिक डिसीज भी पैदा हो सकती है अगर डाइजेशन को ठीक नहीं किया गया, अगर उसके रूट कोज को ठीक नहीं किया गया, स्ट्रेस को ठीक नहीं किया गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप पेरिएनल एब्सेस और फिस्चुला का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका जो एक कारण स्ट्रेस भी हो सकता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। स्ट्रेस से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डाइजेशन वीक हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से रहने से क्या हो सकता है? पाइल्स हो सकता है, फीशर हो सकता है। अगर वो भी सप्रेस किया गया है, मैनेजमेंट किया गया उसका, तो फिर इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ के वो पेरिएनल एब्सेस में कन्वर्ट हो सकता है, वो फिस्चुला में भी कन्वर्ट हो सकता है। जब पेरिएनल एब्सेस की कोई भी सर्जरी करवाता है ना, तो वो आगे जाके फिस्चुला में कन्वर्ट होता ही होता है। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप सर्जरी पे ना जाके उसका रूट लेवल पे इनिशियली, जब प्राथमिक उपचार ही उसका होम्योपैथिक ले लें। अब होम्योपैथी में भी तरह तरह की होम्योपैथी होती है। मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं क्योंकि इतना सारा कंफ्यूज हो रहा है ना पेशेंट को, इसीलिए मुझे आपको ये बात बताना बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। एक होती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, एक होती है थेरापेटिक होम्योपैथी, और एक होती है क्लासिकल होम्योपैथी। अब जनरली लोग चले जाते हैं कई जगह पे, क्या है ना कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी भर भर के गाँव में, शहरों में है। अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत अलग चीज है, ये होम्योपैथी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कई इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाले लोग क्या करते हैं कि वो होम्योपैथिक दवाइयां देने लगते हैं, और आम जनता को ये चीज समझ में नहीं आती है। उनको नहीं पता होता है कि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या अंतर है। वो ईडी लिखेंगे या ईएच लिखेंगे, ऐसा कुछ है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी ईएच लिखेंगे। तो होम्योपैथी अलग है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी अलग है, और यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पास चले जाते हैं। उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, वो मेडिसिन गलत खाते रहते हैं, और वो एज्यूम कर लेते हैं या डिसाइड कर लेते हैं कि भाई होम्योपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो राइट ट्रीटमेंट पे वो पहुंचे ही नहीं। थेरापेटिक होम्योपैथी में भी क्या होता है कि जहां एक्यूट कोई डिसीज है या एक्यूट कोई मामला है, वहां पर थेरापेटिक होम्योपैथी से ओके ठीक किया जा सकता है।
लेकिन अगर क्रोनिक डिसीज है तो आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, पेशेंट को समझने की जरूरत पड़ती है, उसकी भूख प्यास, उसका गुस्सा, उसकी बॉडी की डिजायर क्या क्या है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, ये सारी चीजें समझने की जरूरत पड़ती है। फिर केस को रिपर्टराइज करना पड़ता है। केस रिपर्टराइजेशन के बाद उसका मेडिसिन प्रिपेयर होता है कि उसको कितनी मात्रा में कितना डोज कितने दिन में उसको मिलना चाहिए, जिससे कि उसकी डिसीज को उसको ठीक किया जा सके, पर्सन को ठीक किया जा सके। इसको बोलते हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट, क्लासिकल। यही वो ट्रीटमेंट है जहां पर क्रोनिक डिसीज, जितनी भी लाइलाज बीमारियां हैं, उनका इलाज होता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि ये डिफरेंस है होम्योपैथी में। लोगों को ये जानकारी नहीं है, वो डायरेक्ट जाते हैं, होम्योपैथी दवा खाते रहते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ मिक्स करते रहते हैं और खाते रहते हैं, और एक मैनेजमेंट कर लेते हैं वो, और सप्रेस कर लेते हैं। राइट ट्रीटमेंट पे वो पहुंच ही नहीं पाते। तो राइट ट्रीटमेंट पे पहुंचना बहुत जरूरी है। एक और होती है इसमें चीज, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बहुत मैटर करता है होम्योपैथी में, क्योंकि यहां पर हर्ब्स की क्वालिटी, बोलते हैं ना कि होम्योपैथी की दवा छूने से भी खराब हो जाती है, स्मेल से भी दूर रहना पड़ता है। तो स्मेल से भी दूर रखी जाती है होम्योपैथी। क्यों? क्वालिटी, उसकी क्वालिटी पर कोई असर नहीं होना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बहुत जरूरी है। कई तरह के किसान हैं, कीटनाशक दवाइयों का यूज करते हैं। हर्ब्स में बहुत सारी कीटनाशक दवाइयां डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, और उस हर्ब से जब मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। तो ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है कि आप जो मेडिसिन चूज करो या डॉक्टर जो मेडिसिन चूज करे, वो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन होना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेस को समझना बहुत जरूरी है, और डाइट को समझना भी बहुत जरूरी है कि जो आप उस वक्त डाइट ले रहे हैं ट्रीटमेंट के दौरान, वो डाइट आपकी सही डाइट हो। जिस डाइट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो कि पेरियनल एब्सेस और फिस्टुला की जब समस्या हो तो आपको डाइट कौन कौन सी लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो एक कॉज जो है, ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले, बिल्कुल फ्री माइंड रहें। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। बहुत बड़ी बीमारी ये तब बन जाती है जब आप बार बार सर्जरी करवाते हैं और आप फिर डर जाते हैं कि यार जब सर्जरी भी करवा ली है, बार बार पस बन रहा है, पस बनना बंद ही नहीं हो रहा है सर्जरी के बाद भी, तो इसका कैसे इसको हील किया जा सके। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। अगर आपको और भी कुछ जानना है इस समस्या के बारे में, कोई कन्फ्यूज़न है आपको, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप पे आप अपना नेम, एज और कहाँ से बात कर रहे हैं और आपको किसके बारे में डिसीज़, कौन से डिसीज़ के बारे में आपको डिस्कस करना है, वो लिख के भेज दीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपसे पूरी तरीके से आपकी बात को सुनूंगा, समझूंगा और आपको बेटर इन्फॉर्मेशन दूंगा, बेटर एडवाइस दूंगा। तो आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दी। अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। पेरियनल एब्सेस और फिस्टुला से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आसानी से हील किया जा सकता है। राइट ट्रीटमेंट, राइट डॉक्टर और राइट परहेज, सही परहेज करना बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा और ज़िंदगी को जिंदादिली से जीने की पूरी कोशिश करिएगा। बहुत ही मस्त लाइफ आपको मिली है, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी कुछ मुझे मिलता है कि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और मैं उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने की, और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड और भी कुछ जानना है, समझना है, कोई और बीमारी है उसके बारे में जानना है, समझना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।